कर रहे हैं कक्षा 10 के महत्वपूर्ण सूत्र के, जिसमें पूरी किताब के सूत्र आज हम करेंगे। उसमें से हमारा वास्तविक संख्या जो कि हमारा पहला चैप्टर है, उसमें से सबसे पहला सूत्र है भाज बराबर में भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। ये आपको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, a बराबर में bq प्लस में r। ये दोनों सूत्र एक ही है। ऐसे हमको कभी भाजक निकालने का फॉर्मूला दे देगा, कभी भागफल का दे देगा और कभी शेषफल का दे देगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगला सूत्र है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुणे एचसीएफ। यहाँ आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा a इंटू बी बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये हमारा पहला संख्या हुआ और बी हमारा दूसरा संख्या हुआ। अगर से तो पहला संख्या पूछते यानी कि ए पूछते तो हम एलसीएम गुणे एचसीएफ बाय बी यानी कि दूसरी संख्या से भाग कर देंगे तो ये हमारा पहला संख्या निकल जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमको अगर दूसरा संख्या यानी कि बी पूछ दिया तो हम क्या करेंगे, एलसीएम गुणे एचसीएफ में हम पहला संख्या से भाग देंगे तो ये हमारा दूसरा संख्या निकल जाएगा। अब एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने का सीखते हैं। अगर हमें एलसीएम पूछ ले तो करेंगे क्या, ए गुणे बी बाय एलसीएम पूछा है तो हम एचसीएफ से भाग कर देंगे। और अगर हमें एचसीएफ पूछता तो ए गुणे बी में हम एलसीएम से भाग कर देते हैं। और यही हमारा हो जाता है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने का सूत्र। तो इस तरह से हमारा पहला नंबर चैप्टर का सूत्र खत्म हो गया है। अब हम दूसरे में चलते हैं। अब हम बहुपद का बात करेंगे दूसरा नंबर चैप्टर का। उसमें सबसे पहला फॉर्मूला है, कहता है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। रैखिक बहुपद कहने का मतलब जिस बहुपद का पावर 1 होता है उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। परीक्षा में पूछता भी है कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे वैसा बहुपद जिसका अधिकतम पावर 1 उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। और उसका व्यापक रूप पूछेगा तो वो कहता है ax प्लस बी और पावर 1 लिख दिए। अब द्विघात बहुपद, द्वि का मतलब होता है 2, यानी कोई ऐसा बहुपद जिसका पावर अधिकतम पावर 2 रहे तो उसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। यानी कि इसका व्यापक रूप हो जाएगा हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि इसका पावर में 2 होता है। अब आते हैं त्रिघात बहुपद, यानी कि वैसा बहुपद जिसका पावर 3 रहे तो उसका व्यापक रूप होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस में d, इसका पावर 3 आता है। रैखिक बहुपद का पावर 1, द्विघात बहुपद का पावर 2 और त्रिघात बहुपद का पावर 3। इसमें कभी कभार क्वेश्चन पूछ जाता है कि जो बहुपद का घात, याद रखिएगा आप लोग, बहुपद के अधिकतम घात को ही बहुपद का घात कहते हैं। बहुपद के अधिकतम घात को ही बहुपद का घात कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 8। पूछेगा इस बहुपद का पावर क्या है। यहाँ हम देख रहे हैं x पावर में 2 है, यहाँ x पावर में नहीं पूछा तो 1 है, यानी कि 2 और 1 में बड़ा कौन है तो 2 है, यानी कि इस बहुपद का पावर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 1 नंबर वाले प्रश्न में ऐसा ही पूछता है एक बहुपद से। अब हम आगे चलते हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। अब ये सूत्र कब पूछेगा, जब हमको मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया हुआ रहेगा। मूलों का योग और गुणनफल यानी क्वेश्चन दिया रहता है, यदि किसी बहुपद के मूलों का योग दिया इतना है और गुणनफल इतना है तो बहुपद क्या करेगा। उसका फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस में होल अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब मूलों का योग देखते हैं। अब मूलों का योग करने का मतलब अल्फा प्लस में बीटा। अल्फा और बीटा क्या है, बहुपद का मूल है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस में बी बाय ए, या फिर माइनस में एक्स का गुणांक बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। मूलों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है सी बाय ए, और इसका एक और फॉर्मूला होता है अचर पद बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम देखते हैं ए बी और सी क्या होता है। हमारा क्वेश्चन रहेगा जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो होता है ए, एक्स का गुणांक जो होता है एक्स के गुणांक को कहेंगे बी, और जो हमारा अचर पद होता है वो होता है सी। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पूछता है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, इसको ज्ञात करने का सूत्र होता है, इसको अगर हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो नीचे में अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा आएगा, और अल्फा इंटू बीटा में अल्फा से भाग करेंगे तो अल्फा अल्फा कट जाएगा तो बीटा बचेगा, और उसी तरह से अल्फा बचेगा। और इसको एक तरह से हम और लिख सकते हैं आगे चल के, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र ऊपर में हम लिखा है माइनस में
बी बाय ए। अब बाय में अल्फा इंटू बीटा का सूत्र लिखाए हैं सी बाय। इस तरह से ए और ए चला जाएगा हमारा माइनस में बी बाय सी बचता है। यानी कि 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा बराबर में डायरेक्ट हम माइनस में बी बाय सी लगा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस में बी बाय ए, माइनस में बी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस में डी बाय ए। और अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बाय ए। और इस तरह से हमारा दूसरा चैप्टर भी खत्म हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें से हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है, कहता है a1 बाय a2 बराबर नहीं है b1 बाय b2। तो इस स्थिति में हमारा जो रेखा होगा वो प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी करने मतलब एक दूसरे को काट के तब दी जाएगी और संगत होगा और केवल एक अलग है। इसी को अद्वितीय भी कहा जाता है, अद्वितीय। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। तो इस स्थिति में हमारा जो होगा वह संगत होगा, संपाती रेखा होगा और अनेक अलग। संपाती रेखा करने का मतलब क्या कि जो यही रेखा पर दूसरा रेखा भी जाए, क्योंकि दोनों रेखाएं एक ही रेखा पे होती है। इस समय में हमारा अनेक होगा क्योंकि इसमें अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद हो रहा है। अब हम तीसरा कहते हैं a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर नहीं है c1 बाय c2। तो इस कंडीशन में हमारा जो रेखा होगा वो समांतर होगा, रेखा जो होगा हमारा समांतर होगा। जब समांतर होगा तो ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। तो जब कभी नहीं काटेगा तो कोई हल भी नहीं निकलेगा। a b c a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या करके एक बार हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमारा कोई समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 5, ये हुआ हमारा नंबर 1 समीकरण। दूसरा समीकरण हुआ 5x स्क्वायर प्लस में 8x माइनस में 3, ये हुआ हमारा दूसरा समीकरण। पहला समीकरण में जो x स्क्वायर के गुणांक है वो हुआ हमारा a1, x का जो गुणांक है वो हुआ हमारा b1 और जो अचर पद है वो हमारा हुआ है c1। इसी प्रकार दूसरा समीकरण में जो हमारा x स्क्वायर का जो गुणांक है वो हो जाएगा हमारा a2 और x का जो गुणांक हो जाएगा हमारा b2 और जो अचर पद यानी -3 आई हो जाएगा हमारा c2। इस तरह से हम निकाल सकते हैं a1 बाय a2 b1 बाय b2 और c1 बाय c2। तो ये स्थिति लागू करके हम बना सकते हैं। चलिए अब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण इसका भी फॉर्मूला खत्म हो गया। हम बात कर रहे हैं चौथा नंबर समीकरण। चलिए अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 जो हमारा द्विघात समीकरण है। इसमें हम बात करते हैं सबसे इसमें पहला फॉर्मूला है विवेचक निकालने का। विवेचक हम कैसे निकालेंगे, जी विवेचक और कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। इसका निकालने का फॉर्मूला आता है b स्क्वायर माइनस में 4ac। अब इसमें कुछ कंडीशन दे देता है, जैसे यदि b बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होंगे। कहने का मतलब यदि d का मान जो है वो 0 बराबर हमारा जो मूल आएगा वो वास्तविक आएगा और समान आएगा। समान करने का मतलब दोनों एक ही जैसा आएगा, बराबर आएगा। और अगला कंडीशन कहता है यदि d का मान 0 से बड़ा तो इस कंडीशन में मूल हमारा वास्तविक तो होगा ही होगा लेकिन वो असमान होगा, लेकिन मूल हमारा अलग अलग मान पे आएगा। और d का मान यदि हमारा 0 से छोटा आ गया तो मूल अवास्तविक होंगे और इसका कोई अस्तित्व नहीं। और इस जब हमारा d का मान 0 से छोटा होगा तो मूल का कोई अस्तित्व भी नहीं होगा। और यहाँ से 1 नंबर वाले प्रश्न में परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम दो का समीकरण तो मूल निकालने का सूत्र देखते हैं। तो कहता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाय 2a और d क्या है, d बराबर ds का माइनस 4ac जो कि ऊपर में लिखा हुआ है। और इस सूत्र को देने वाले व्यक्ति का नाम था श्री धराचार्य। आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन भी पूछता है इनमें से कौन श्री धराचार्य सूत्र है, तो आप देख के लिख सकते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। और हमारा द्विघात समीकरण में इतना ही है। अब हम बात करते हैं अगला अध्याय एपी का। एपी जो कि हमारा 5वां चैप्टर है, गलती से पीछे 5वां चैप्टर लिखा गया था, पिछला चैप्टर जो था वो चौथा चैप्टर था। चलिए इसमें अब हम बारी बारी से देखते हैं। इसमें सबसे पहला सूत्र हमारा है सार्वंतर। सार्वंतर यानी कि डी पर होता है डिफरेंस, डी पर होता है डिफरेंस। यानी कि डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस में a1 यानी कि द्वितीय पद में से अगर हम प्रथम पद को घटा दें तो हमारा सार्वंतर निकल जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि जो हम a2 माइनस में a1 ही करें। अगर हम a3 माइनस में a2 करेंगे तो भी हमारा वही आएगा, a4 माइनस में a3 करेंगे तभी हमारा वही आएगा, a5 माइनस में a4 करेंगे तभी हमारा वही आएगा। यानी कि ठीक अपने पीछे वाले पद को उसमें से घटा देंगे तो हमारा सार्वंतर निकल जाएगा। पहले हम बात करते हैं an निकालने की। तो सबसे पहले जाने कि an होता क्या है, an अंतिम पद होता है।
अंतिम पद को ही हम लोग एन कहते हैं। यही आप लोग को कहीं कहीं टीएन भी देखने को मिलेगा। एन और टीएन एक ही चीज है, उसको हम अंतिम पद कहते हैं। ये हमारा प्रथम पद हुआ। एन हुआ हमारा पदों की संख्या, एन हुआ पदों की संख्या, और डी साधारणतः अभी तुरंत बताए। तो अंतिम पद निकालने यानी ए निकालने का सूत्र हमको मिल गया ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसकी मदद से हम अंतिम पद निकाल सकते हैं। चलिए अब एस एन क्या होता है? एस एन होता है कुल पदों का योग। एस एन क्या होता है? कुल पदों का योग, यानी कि सबका सम पूछता है, जोड़ पूछता है। एस एन बराबर क्या होगा? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी कुल पदों का योग बराबर क्या हो जाएगा? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका एक और फॉर्मूला आता है, लेकिन ये दूसरे कंडीशन में लागू होता है, जब हमें n का मान दिया हुआ है और a का मान दिया और अंतिम पद n दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में Sn बराबर में n/2 इंटू a प्लस n लगाएंगे। ये फॉर्मूला हमारा इसमें भी लगता है, लेकिन हर जगह ये फॉर्मूला नहीं लगता है, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से लगाते हैं हम लोग। चलिए अब हम बात करेंगे अगला चैप्टर। चलिए अब हम बात करते हैं अगला चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। इसमें हम लोग देखते हैं क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि क्षैतिज रेखा कहने का मतलब x अक्ष y अक्ष ऊर्ध्वाधर रेखा, जैसे ये हमारा ग्राफ बनता है। क्षैतिज रेखा यानी कि ये वाला रेखा है हमारा x अक्ष कहलाता है, ये हमारा x अक्ष होता है। यानी क्षैतिज यानी कि जो ऐसे है, तो जो खड़ी रेखा उठा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं y अक्ष। यानी जो रेखा हमारा ऐसे रहेगा उसको x, और जो हमारा रेखा ऐसे रहेगा उसको y अक्ष कहेंगे। और क्या कहते हैं मूल बिंदु किसको कहेंगे? यहाँ कहते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, ठीक है। तो कहता है मूल बिंदु किसको? जिस बिंदु पर क्षैतिज रेखा यानी कि x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद कर यानी कि x अक्ष और y अक्ष कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं? तो यहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी मिड इसी को हम लोग क्या करेंगे? मूल बिंदु कहेंगे। और इसको हम लोग O कहते हैं। O का मतलब ओरिजिन पॉइंट होता है, इंग्लिश में ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं। और इसका निर्देशांक 0 0 होता है। x अक्ष का दूसरा नाम है भुज। x अक्ष को भुज कहते हैं या फिर x निर्देशांक कहते हैं। x अक्ष को भुज या फिर x निर्देशांक कहते हैं। और ऊर्ध्वाधर रेखा यानी y अक्ष को कोटि भी कहते हैं, हम लोग कोटि कहते हैं या फिर y निर्देशांक कहते हैं। परीक्षा में पूछता है भुज और कोटि निकालिए, यानी याद रखिए हम लोग x अक्ष को क्या कहेंगे? भुज कहेंगे, और y अक्ष को क्या कहेंगे? कोटि कहेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। अभी हम आपको बताया कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। अब आता है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या करें? दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। इसका फॉर्मूला आता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। या फिर इसको दूसरे तरह से लिख सकते हैं √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों का मान बराबर आएगा, क्योंकि पावर में 2 है। हम लोग जानते हैं कि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। अगर हम -6 का स्क्वायर करें तो 36 आएगा। अगर हम लोग 6 का स्क्वायर करेंगे तो भी 36, यानी दोनों का रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ x2 प्लस में है, x2 माइनस में है, x1 माइनस में है, x1 प्लस में। लेकिन हम पावर देखें हमारा क्या है? सम संख्या, और सम संख्या रहने पर हमारा क्या होता है? रिजल्ट धनात्मक में आता है। चलिए हम लोग अब देखते हैं अगला मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। यानी मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का निशान का फॉर्मूला आता है √x स्क्वायर में प्लस में y स्क्वायर, यानी √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कर देंगे तो वो हमारा मूल बिंदु यानी कि यहाँ से दूरी हमारा निकल जाएगा। मध्य बिंदु का मतलब बीच वाले बिंदु, एकदम बीचों बीच। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? चलिए देखते हैं x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये किसका होता है? ये x1 + x2/2 ये हो गया हमारा x अक्ष का निर्देशांक, ये हो गया हमारा x अक्ष का निर्देशांक, और ये हुआ हमारा y1 + y2, ये हुआ y अक्ष का निर्देशांक। y अक्ष के लिए ये और y अक्ष के लिए ये, यानी कि x का निर्देशांक क्या हो गया? x1 + x2/2 और y1 + y2/2 क्या हो जाएगा? y का। चलिए अब अगला देखते हैं त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक। त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक ये हमारा तब पता लगेगा जब हमारे त्रिभुज का दिया हुआ है, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, हम दे देते हैं P Q और R। P का निर्देशांक दे देते हैं 2 3, Q का दे देते हैं 4, मतलब R का दे देते हैं 1 0। तो हमारे त्रिभुज के तीनों शीर्षों का नियम दिया हुआ है,
इसमें हम लोग x1 x2 प्लस x3/3 करेंगे तो हमारा केंद्र का नियामक ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा हमारा x2 और ये हो जाएगा हमारा x3। सबका x1 x2 x3 कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y1 y2 और y3। इसी को बताया कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछता है। तो इसका अध्ययन करने का सूत्र क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2/3। तो इसकी मदद से हम लोग त्रिभुज के केंद्र का नियामक निकालेंगे। x अक्ष के लिए ये हो जाएगा और y के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है हमारा विभाजक सूत्र। विभाजक सूत्र ज्ञान के लिए हम लोग x अक्ष के लिए देखेंगे तो m1 x2 प्लस m2 x1/m1 प्लस में m2, ये हमारा अनुपात है m1 और m2। और y अक्ष के लिए क्या होगा, m1 y2 प्लस में m2 y1/m1 प्लस में m2। तो इसकी मदद से हम विभाजन सूत्र का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। इसमें एक फॉर्मूला और बच गया है, चलिए अब हम उसको आगे बढ़ के लिख देते हैं। अब हम इस चैप्टर का सबसे लास्ट फॉर्मूला को देखते हैं। लास्ट फॉर्मूला क्या कहता है, त्रिभुज के शीर्षों का नियामक बनाने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर कोई त्रिभुज है, यहाँ हमारा त्रिभुज बन जाता है नियामक P Q और R। तो P के लिए 2 3 5 7 6 9 है। इस कंडीशन में पूछता है कि हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इसी क्षेत्रफल के लिए हम लोग आज एक सूत्र सीखेंगे और इसका सूत्र क्या होता है, अंततः हम आप लोग को बताएंगे। अगर x1 है तो ये बगल वाला y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा तो ये y2 हो जाएगा, ये अगर x3 है तो इसके बगल वाला y3 हो जाएगा। इसी की मदद से हम लोग सूत्र निकाल सकते हैं। चलिए आप लोग ये सूत्र को याद करने का फॉर्मूला भी सीख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे 1/2 इंटू x1 दे देते हैं तो ब्रैकेट में y माइनस y कर देते हैं, फिर प्लस में x2 कर देते हैं। हम लोग मान आगे सीखेंगे याद करने के लिए, y माइनस y कर देते हैं, फिर हम लोग x3 कर देते हैं, y माइनस y कर देते हैं और इसको हम लोग घेर देते हैं। क्या किए, सबसे पहले हम लोग 1/2 इंटू x1 इंटू y माइनस y कर दिए, फिर प्लस में x2 इंटू y माइनस y कर दिए, फिर प्लस में x3 इंटू y माइनस y कर दिए। यानी कि x1 को y माइनस y से गुणा किए, फिर x2 को y माइनस y से किए, फिर x3 को y माइनस y और सबके साथ में प्लस का चिन्ह लगा दिए। अब लोग यहाँ हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट कैसे करेंगे, इसलिए हम लोग याद रखेंगे 23 31 और 12। देखो 23 31 12 के मदद से हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। 23 यानी कि 2 और 3, तो 2 यहाँ देंगे और 3 यहाँ देंगे, तो 23 31 31 हम लोग 3 यहाँ देंगे, 1 यहाँ, 23 31 हो गया। और 12 करेंगे मतलब 1 और 2, तो 23 31 12 की मदद से हम लोग इसको बिठा दिए। इस फॉर्मूला को 23 31 12 फॉर्मूला से भी हम लोग याद करते हैं। तो इस प्रकार हमारा सूत्र बन गया 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस में x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इससे हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। x1 y1 दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है, x3 और y3 दिया हुआ है, तो इससे हम लोग त्रिभुज का सूत्र निकाल लेंगे। परीक्षा में पूछता भी है आप लोग का 2 नंबर वाले प्रश्न में। चलिए अब हम मिलते हैं अगला चैप्टर में। चलिए अब हम लोग यह निर्देशांक ज्यामिति तक का एक से लेकर इतना तक का फॉर्मूला को देख लिए। अब जो हमारा बच गया उसको हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो यही के